जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 7 क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और पास्ट पेपर्स के 3 क्वेश्चन लास्ट में रह गए थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे। आज जिनको कंक्लूड करेंगे, फिर इसके अलावा MCQs को अटेम्प्ट करेंगे। फिर इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ ये बताना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई है। ये हमारा बेसिकली एंड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और इसके साथ ही अनाउंसमेंट आपके लिए है कि जो बुक है वो अवेलेबल है बुक शॉप वाले के पास, शायद 450 में सेल कर रहा है। तो आइंदा आपको अब नोट्स नहीं मिला करेंगे क्लास में, हाँ, क्योंकि हाँ जी ये चंद एक सफ़े जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एक ही जगह पे इकट्ठी आपको बुक मिल जाएगी आपके लिए भी ऐसा नहीं 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 ना कीजिए। ठीक है, तो कल आपने बुक लेके आना है। ठीक है, अब आइंदा आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ माइंड मैप्स मिलेंगे। मैंने आपको 20 तारीख का कहा हुआ है, असल में 20 तारीख तक बुक्स वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी जान बड़ी सुखी हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपको माइंड में, और हमारी 1-2 एक्टिविटीज और भी पेंडिंग है, वो भी 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे इसको, क्योंकि वो बुक्स वाला काम जो काफ़ी टाइम ले जाता है, इसलिए मुश्किल होता है थोड़ा दूसरी चीज़ें मैनेज करना साथ। बहरहाल चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 10, टॉपिक हमारा चल रहा था क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 टाइप्स हमने पढ़ी थी, याद है? जरा क्विक रिवीजन हो जाए। कौन कौन सी टाइप्स थी? नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और दूसरा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, मनी पेड अंडर मिस्टेक और कोर्शन, नॉन ग्रेजुएस एक्ट 4, और 5वां मनी पेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन। बिल्कुल ठीक है, ये 5, और इनकी कंडीशंस भी आपको याद है। चलिए अब देखते हैं कि किस कंडीशन के ऊपर बेस कर रही है केस स्टडी। कह रहा है समी रेंटेड हिज हाउस टू कुर्बान फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year एट एन एग्रीड सम ऑफ ₹10,000 पर मंथ। आफ्टर द फर्स्ट 2 months कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द रेंट। 2 महीने के बाद रेंट की पेमेंट नहीं अदा कर सका। बाकिर ए नेबर बीइंग कंसर्न्ड विद द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन समी एंड कुर्बान। बाकिर जो कि एक हमसाया था, वो समी और कुर्बान के दरमियान में जो कहीं उनका डिस्टर्बेंस ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस वजह से उसने क्या किया? पेड द रेंट विद गुड इंटेंशन। अच्छे इरादे से उसने रेंट पे कर दिया। गुड इंटेंशन से मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि ग्रेचुटस लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है, इंडिकेशन मिल रही है। लेकिन हाँ, जो कंडीशन मुझे कंफर्म हो रही है वो ये कि कुर्बान का इसमें, ये बाकिर का इसमें लेना देना कोई नहीं था। अगर ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ना होती कुर्बान को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्बान इसमें इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, कुर्बान इसमें इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। एक थर्ड पार्टी तो है जिसने पेमेंट कर दी, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टेड पार्टी ने, क्यों? क्योंकि इसका कोई इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हो रहा था। Subsequently, on Qurban's refusal to reimburse the amount, Bakir filed a suit against him on the grounds that he made the payment to Sami which Qurban was legally bound to make, and being a quasi contract, Bakir is entitled to the reimbursement. उस समय क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन दे दी कि quasi contract है। Explain whether Bakir is justified in his suit. देन पहले मुझे ये बताइए केस कौन सा बन रहा है? इंटरेस्टेड पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन वाला, ठीक है। उसकी 3 कंडीशंस थी। 1 मिनट, जिससे पूछूं वो बताएगा जी। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी की 3 कंडीशन कौन कौन से थे? बाउंड बाय लॉ हो, नॉन वॉलंटरी, और टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, इसमें नॉन वॉलंटरी तो चले आर्गू किया जा सकता है, लेकिन क्या कुर्बान का इसमें इंटरेस्ट था? सॉरी, बाकिर का इंटरेस्ट था इसमें? नहीं था। तो क्या रिकवर कर सकता है बाकिर? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एक इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी, इसलिए क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रिकवरी नहीं कर सकता। क्लियर? जब कोई इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो रहा ना किसी का, और कोई उसके अलावा खुद से पेमेंट कर दे, तो लॉ उसे फिर वैलिड पेमेंट नहीं समझ, उसे यूं समझा जाता है जैसे ये ग्रेचुटस पेमेंट हो एक तरह से, या उसने सवाब की नीयत से पेमेंट की है, उसका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रिकवरी करवानी है तो पेमेंट करते हुए जरूरी आप ये साबित करें कि मेरा इंटरेस्ट इससे इफेक्ट हो रहा होता। 10 क्लियर? 11, मोहसिन एक्वायर्ड ए पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन मोरो सिंध फ्रॉम ए लोकल लैंडलॉर्ड कासिम सोमरो ऑन ए लीज टर्म ऑफ 20 years. The revenue payable by Qasim Somro on his land to the provincial government was in arrears. उसने लीज पे लैंड ली लेकिन रेंट एरिया पे था। एज ए रिजल्ट द लैंड वाज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
मोहसिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेल ऑफ लैंड पेड द सम ड्यू बाय कासिम सोमरो टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मोहसिन ने उसका क्यों, मोहसिन ने तो पैसे दान नहीं करने थे, उसने क्यों किए? इंटरेस्टेड पार्टी, शाबाश, क्योंकि उसने लीज ली थी और लीज कैंसिल हो जाती, उसे वो जमीन छोड़नी पड़ती। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन वेदर मोहसिन कैन रिकवर सच अमाउंट फ्रॉम कासिम सोमरो। बिल्कुल रिकवर करवा सकता है। क्यों रिकवर करवा सकता है? तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टी की तरफ से पेमेंट है, बाउंड बाय लॉ और नॉन ग्रेचुइटस। जी, पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, दोनों सेम कंसेप्ट से रिलेट कर रहे हैं, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी, यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी है। हाँ, 2 मार्क्स का वो 4 मार्क्स है, उसमें आप लीगल प्रोविजन लिखते हैं, इसमें लीगल प्रोविजन ना लिखे, डायरेक्ट डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखते हैं 2 वाले में, और पिछले में पहले ऊपर पूरी प्रोविजन लिखे कि पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी रिकवर हो सकती है अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो। डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में लिखते हैं कि रिकवरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये मोहसिन जो भी था, वो बाकिर जो भी था, वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। क्लियर? ये आपको बताया ना अप्रोच में कि अगर मार्क्स कम हो तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन को स्किप कर दे, डायरेक्ट डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन पे आ जाएं। 2 नंबर के लिए पूरी अप्रोच को फॉलो करना टाइम का ज़ाया। 12. Yasmin stayed at Hotel Fragrance during the exhibition of her famous jewelry brand. After she left, the housekeeping staff found a precious branded ring from a drawer, which was handed over to the hotel manager. Meanwhile, Ahmad, who was staying at the hotel, stole the ring and escaped. अहमद ने वो रिंग, यानी फाउंडर ऑफ द लॉस्ट वुड से अहमद ने रिंग चुरा ली। यहां पे हम एज्यूम करेंगे कि जो होटल कीपिंग स्टाफ है और जो मैनेजर है वो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड ही है, उनको डिफरेंट नहीं कंसीडर करेंगे, वो एक ही एंटिटी, एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड से फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? रीजनेबल केयर करना। लेकिन बाहर इसका ये चोरी होने का ये मतलब नहीं है रीजनेबल केयर नहीं की होगी, रीजनेबल केयर के बावजूद भी समटाइम चीजें चोरी हो जाती हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, होटल मैनेजर ट्राइड टू कॉन्टैक्ट यास्मीन बट शी हैड ऑलरेडी प्रोसीडेड ऑन अ ईयर लॉन्ग टूर एट एन अननोन डेस्टिनेशन। लेकिन वो 1 साल के लिए किसी और जगह पे एग्जीबिशन के लिए चली गई। Under the provisions of Contract Act 1870 discuss what actions can be taken by the hotel management in this scenario and what would be their rights when the ring is recovered. जी बताइए, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट वुड रीजनेबल केयर करने हैं। अच्छा, चीजें गुम हो गई, क्या अभी भी कोई रीजनेबल केयर या रीजनेबल स्टेप लिए जा सकते हैं? क्या? हाँ, FIR दर्ज करवाई। उस रिंग को रिकवर करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं। यानी फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड का ये राइट है कि अगर रिंग उससे भी गुम हो जाए जो गुड है, तो उसको रिकवर करवाने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो ले सकता है। तो यहाँ पे क्या नेसेसरी स्टेप होगा गुड रिकवर करवाने के लिए? वो FIR दर्ज करवा दे। ठीक है, जब रिंग रिकवर हो जाए तो इनके क्या राइट्स होंगे? रिकवर कर सकते, जो रिंग अगर इनके पास आ जाए उनको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, और 2/3 से ज्यादा अगर एक्सपेंसेस हो जाए इसको सेल कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस रिकवर करवाने के लिए। ये क्लियर केस, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कल रह गए थे। अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। जी, चैप्टर एंड MCQs को डिस्कस करते हैं। पहला, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स मींस ऑब्लिगेशन imposed by law resembling those created by contract. Obligations partly created by contract and partly by law. इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस तो होती ही नहीं है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्यों? क्योंकि पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। वो तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो कॉन्ट्रैक्ट इंपोज नहीं करवा रहा, कोई लॉ इंपोज करवा रहा है। तो इसीलिए ऑब्लिगेशन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय लॉ, इंपोज्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो अच्छा ये ऑप्शन तो ठीक है, ये क्यों गलत है? ऑब्लिगेशन पार्टली क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टी, ये क्यों गलत है? कॉन्ट्रैक्ट वाली होती नहीं, शाबाश। और ऑब्लिगेशन पार्शियली इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब नहीं, वो सारी की सारी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ रिजेंबलिंग दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। 2 क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, naturally created rights and obligation, principles of equity and justice, principle of reasonableness and fairness, principle of equity and justice। क्लियरली उसने हमें बताया क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस ये हैं, और इसको आगे एक्सप्लेन भी किया उसने चैप्टर में कि इक्विटी एंड जस्टिस का मतलब क्या है, नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। थर्ड, इन केस आर्टिकल्स ऑफ नेसेसरी, आर्टिकल्स कहते हैं गुड्स को, articles of necessities are supplied to the person having no contractual capacity or to his dependent having no contractual capacity। उसकी मुराद क्या है, माइनर और अनसाउंड माइंड दोनों को इकट्ठा वो having no contractual, क्योंकि दोनों की contractual capacity नहीं होती। The supplier is entitled to be reimbursed, supplier reimburse करवा सकता है क्या, from the property of that incapable person, from the property of dependent, personal liability of that capable, फ्रॉम नन ऑफ दिस, नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ दैट इनकेपेबल पर्सन से रिकवरी करवाई जा सकती है, रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट इज वैलिड प्रोवाइड। नॉन ग्रेचुअस एक्ट, हाँ नहीं नहीं, नॉन ग्रेचुअस अल्लाह वास्ते नहीं है, वो ग्रेचुअस या वॉलंटरी होता है। इज वैलिड प्रोवाइडेड पार्टी डूइंग एक्ट हैज एन इंटेंशन टू गेट कंपनसेशन। नॉन ग्रेचुअस एक्ट में इंटेंशन टू गेट कंपनसेशन होती है, शाबाश। बी, द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट हैव गॉट बेनिफिट, पर्सन मस्ट हैव एंजॉयड बेनिफिट। थर्ड, एक्ट डन बाय द पार्टी इज लॉफुल, एक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये उसने हमें कंसेप्ट हमारा रिवाइज करवा दिया नॉन ग्रेचुअस एक्ट वाला। ठीक है, उसमें प्राइस रिकवर करवाई जा सकती है प्रोवाइडेड ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही है। 4 में कोई इशू? 5th, इन केस नेसेसिटी आर सप्लाइड टू द पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, फिर वही बात कर रहा है जो पहले करके गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, रीजनेबल प्राइस। अच्छा, हालांकि अक्सर केसेस में मार्केट प्राइस ही रीजनेबल प्राइस होती है, लेकिन सम टाइम कुछ केसेस में आपको बता रहा हूं, वैसे हमारे सिलेबस में ऐसे केस स्टडीज नहीं है, कुछ केसेस में गुड्स ऐसी होती है जिनकी मार्केट ही नहीं होती, जिनकी मार्केट नहीं होती। ठीक है, उस केसेस में फिर मार्केट प्राइस तो इरेलेवेंट हो जाएगी, तो इसीलिए लॉ ने वो वर्ड यूज किया है जो हर केस में अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, कुछ यूनिक आइटम्स होती हैं, यूनिक आइटम्स, आर्टिकल्स वगैरह, उस केसेस में आपको मार्केट तो नहीं मिलेगी, तो वहां पे रीजनेबल प्राइस सब्स्टिट्यूट की जाती है। हालांकि मार्केट प्राइस भी एक सही कंसेप्ट है, लेकिन रीजनेबल प्राइस का वर्ड ज्यादा कंप्रीहेंसिव है लॉ में, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। जी हाँ, रीजनेबल प्राइस का ऑप्शन आता तो फिर हम इनमें से मार्केट प्राइस को प्रेफर करते हैं, फिर मार्केट प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर टेकिंग रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, रिक्वायर्ड केयर ऑफ द गुड्स, लिटिल केयर ऑफ द गुड्स, दैट मच केयर विच ही कैन टेक। नहीं तो रिक्वायर्ड क्या है भला, जितनी हो सके। अच्छा, एक क्लास प्रीवियस सेशन में, एक क्लास में ये डिस्कशन शुरू हो गई कि रीजनेबल के, एक ने कहा जी डेट मच केयर विच ही कैन टेक, ये होनी चाहिए, तो दूसरे स्टूडेंट ने कहा, मेरे स्टूडेंट ने कहा, उसने कहा अंगूठी, अगर फर्ज कीजिए अंगूठी या समंदर में गिर गई है तो वो समंदर में, कुएं में या समंदर में छलांग लगा देगा क्या? नहीं, डेट मच केयर नहीं, रीजनेबल केयर, जो कि कोई भी बंदा करता है। लॉ इसको डिफाइन भी करता है, कहता है रीजनेबल केयर का मतलब है वो केयर जो आप अपनी गुड्स की करें। आप अपनी गुड्स की, बाजू का हमारी अपनी गुड्स की भी हम इतनी केयर नहीं कर पाते, वो खराब हो जाती है, टूट जाती है, गुम हो जाती है। तो लॉ कहता है अगर कोई चीज, जैसे पिछले वाली एग्जांपल में वो रिंग गुम होगी होटल वाले से, तो क्या इसका ये मतलब उसने रीजनेबल केयर नहीं की होगी? नहीं, रीजनेबल केयर की होगी। ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि जितनी आप, रीजनेबल केयर का मतलब है जितना आप अपनी गुड्स की केयर करें, उतना ही आप जो गुड आपको मिली है उसकी भी केयर करनी है। यहां पे रीजनेबल केयर है। लॉ भी रिक्वायर्ड जो करता है ना, वो रीजनेबल ही करता है, इसलिए रिक्वायर्ड केयर भी आपको रीजनेबल की तरफ ही लेके जाएगी। 7, when one party under a mistake of fact or mistake of law pays money to another party which is not due by contract, then another party should refuse to repay it। अगर गलती से पेमेंट कर दी तो क्या ये भाई कहेंगे नहीं भाई पेमेंट होगी तो होगी, मेरे पैसे हो गए? नहीं, इनको वापस करने चाहिए। अच्छा, किसको वापस करने चाहिए? जिससे पेमेंट मिली है, जिससे पेमेंट मिली है लीगली। अगर फर्ज कीजिए मेरे घर में, फर्ज कीजिए कोई कार्टन आना था किसी चीज का,
और साथ वाले के घर में आ गया, बाय लॉ वो जो नेबर है वो गलती से उसको गुड्स डिलीवर हुई, वो किसको रिटर्न करेगा बाय लॉ? मुझे नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं उसको गुड्स। जिसने गलती से चीजें या पैसे उसको दिए हैं उसको रीपे करेगा, यानी कोरियर वाले को। ये केस स्टडी भी शायद है, हमने पता नहीं की है कि नहीं की, जिसमें वो कहता था ए ने बी को पैसे देने थे और बी की बजाय उसने सी को पैसे दे दिए। अब सी किसको पैसे अदा करने के लिए पाबंद है? एक वो, बल्कि हमने वो की थी ना जिसमें ए ने भी पेमेंट कर दी थी, बी ने भी कर दी थी, तो बी ने गलती से पेमेंट की थी, सी ने पैसे अब किसको अदा करने थे? ए और बी दोनों को आधे आधे तो नहीं करने थे। तो याद रखें, जिस बंदे ने गलती से पेमेंट की हो उसी को वापस होगी। Another party should नहीं, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता रीपे करने के लिए। Another party must repay it to the party paying it। तो जिस पार्टी ने पे किया उसको पे करेगी, मस्ट भी, बिल्कुल। Another party may repay it to the party paying it। नहीं, मस्ट repay it, ड्यूटी, जिम्मेदारी है। Another party may refuse to repay it। नहीं, मस्ट, ठीक है भाई। जी जी जी। किसी हमने कोई चीज ऑर्डर की और किसी और एड्रेस पे देना चाहते हैं, तो सर वो बंदा फिर उसको वो करेगा वापस या हमें वापस? अगर गुड्स हमने ऑर्डर किए थे दराज से, वो हमारी बजाय किसी और को डिलीवर कर गया, तो याद लीगली अब जिस बंदे को डिलीवर हुई है वो कुरियर वाले को वापस करेगा, हमें नहीं वापस करेगा। उसे कैसे पता चले? बाद में कुरियर वाले आ जाएंगे, भाई गलती से डिलीवर की थी, उसे कैसे पता चलेगा कि हम राइट पार्टी हैं? लेकिन प्रैक्टिकली सम टाइम ऐसा देखे, प्रैक्टिकली चीजें सम टाइम लॉ के मुताबिक नहीं चल रही होती, लेकिन फिर भी ठीक चल रही होती है। अगर प्रैक्टिकली वो पार्टी हमें दे दे वो जो भी बॉक्स है, तो कुरियर वाले इतराज नहीं करेंगे नॉर्मली, वो कहेंगे ठीक है सर। वो ये नहीं कहेंगे नहीं हमें वापस करें, हम आपको अपने हाथ से देंगे चीजें। तो प्रैक्टिकली सम टाइम चीजें उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से लॉ ने कहा होता है, लेकिन फिर भी ठीक चल रही होती है, पार्टी से इतराज नहीं करती। 7 क्लियर जी। नेक्स्ट 8। Quasi contract implies creation of legal rights and obligations between parties without making any formal contract। एक तरह से quasi contract की डेफिनेशन बता रहा है। कोई इख्तलाफ आपका? Which one of the following is not the type of quasi contract? अब हमने बताना इसमें से कौन सा quasi contract नहीं है। Supply of necessaries to the person having no contractual capacity। Necessary of goods supply की no contractual capacity से क्या मुराद है? Minor, unsound mind। B, supply of necessaries to the person having no contractual capacity are to his dependent। ये भी रिकवर करवा सकते हैं, ये भी quasi contract में पढ़ा था हमने। C, obligation to pay for non-gratuitous sector services। ये भी एग्जाम्पल थी, necessary supplied की भी एग्जाम्पल थी, non-gratuitous sector की भी एग्जाम्पल थी। Obligation to pay for gratuitous sector service, ये quasi contract की एग्जाम्पल नहीं थी। gratuitous sector की रिकवरी नहीं होती, ठीक है। अगर कोई खुद से अपनी मर्जी से आग बुझा दे, दुकान में आग लगी है या किसी डूबते हुए को बचा दे, ग्रेचुअस एक्ट समझा जाता है, उसकी रिकवरी। वो हमने ऐसी कोई एग्जांपल quasi contract में नहीं पढ़े। 9, Mr. A has lost his pet dog, not being able to find it out, he announces that whoever finds it and returns it back to him, he will reward him a certain amount। Mr. D found that dog and took custody of it। अब ये तो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टार्ट में एग्जांपल पढ़ी हुई है, याद है? गुम हो जाता, उसको ऑफर नहीं, हमने पढ़ा था कि अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो प्राइस नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे डी अनाउंसमेंट के बाद किया तो ले सकता है क्या प्राइस? ऑन ट्रेसिंग मिस्टर ए, मिस्टर डी क्लेम्ड एक्सपेंसेस विच ही इनकर्ड, जो उसने इनकर किए हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डॉग एंड रिवार्ड। उसने कहा मुझे जो इनाम आपने दिया वो तो मुझे मिले ही मिलेगा, मैंने इसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, रिवार्ड तो मिलेगा। इसमें तो हम सारे एग्री करते हैं ना। डॉग मेंटेनेंस के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ भाई, ये तो तय नहीं हुआ था कि डॉग मेंटेनेंस के भी पैसे मिलेंगे, ये तो तय। लेकिन quasi contract यही कहता है कि अगर आपकी चीज किसी दूसरे के पास है, वो एक तरह से फाइंडर है ना, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। रिवार्ड का हक तो है, लेकिन साथ ही साथ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड भी है। तो चीज की रीजनेबल केयर करने के लिए जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे, उसकी राइट है रिकवर हो, यानी वो दोनों चीजें वसूल करेगा, प्राइस भी और नेसेसरी एक्सपेंसिव भी जो उसके इनकर हुए होंगे। ए, स्टेट द लीगल पोजीशन। मिस्टर ए इज बाउंड टू पे ओनली रिवार्ड टू मिस्टर डी। बी, मिस्टर ए इज बाउंड टू पे ओनली एक्सपेंसेस टू मिस्टर डी। दोनों चीजें। मिस्टर ए इज बाउंड टू पे बोथ रिवार्ड एंड एक्सपेंस। मिस्टर ए इज बाउंड टू पे नथिंग टू मिस्टर डी। नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है, रिवार्ड भी मिलेगा, एक्सपेंसेस भी मिलेंगे।
क्लियर? सर अगर इसके बाद कोई सबूत ना हो कि कितने पैसे खर्च हुए, वो एविडेंस वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा, वो लायर करेंगे, हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि वो रीजनेबल एक्सपेंसेस। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर वो जो रीजनेबल एक्सपेंसेस कैसे प्रूव करेगा कोर्ट में कि उसके इनकर हुए थे? वो वकीलों का काम होता है, आपको पता है। वो नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में एहतियातन हम जो भी एक्सपेंस इनकर करते हैं उसकी कोई ना कोई रसीद बनवा लेते हैं ताकि कोर्ट में प्रेजेंट कर सके। लेकिन अगर रसीद फर्ज कीजिए कोर्ट में आपने कोई प्रेजेंट नहीं भी की ना, स्टिल कोर्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा कि वो जो भी डॉग था वो 1-2 दिन अगर आपने संभाला है तो कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया होगा। तो जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस है कोर्ट फिर खुद से असेस करके वो आपको पे करवा देगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप रसीद वाला संभाल के रखें, क्योंकि सम टाइम कोर्ट की असेसमेंट में हो सकता है कोर्ट लोअर साइड पे असेसमेंट कर ले एक्सपेंसेस की। 10 Mr. X supplied rice and wheat worth ₹20,000. Mr. Y supplied a mobile phone worth ₹30,000 and Mr. Z lent ₹50,000 for the purchase of necessaries to the wife and children of Mr. M, a lunatic. एक lunatic था, उसके डिपेंडेंट वाइफ और चिल्ड्रन को 3 लोगों ने X, Y और Z, इन 3 लोगों ने पेमेंट की। एक ने की 20,000 राइस एंड व्हीट की, दूसरे ने 30,000 मोबाइल फोन की, तीसरे ने 50,000 नेसेसिटीज की। क्या राइस 20,000 की पेमेंट रिकवर हो सकती है? ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। मोबाइल फोन की हो सकती है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं, लग्जरी है। 50,000 हो सकती है? ये तो उसने खुद से कह दिया नेसेसिटीज है। तो इसका मतलब है एक्स को पेमेंट मिलेगी और जेड को पेमेंट, वाई को पेमेंट नहीं मिलेगी। मिस्टर एम हैज एसेट्स वर्थ ₹100,000. Can Mr. X, Mr. Y, Mr. Z recover anything from Mr. M? X और Y कर सकते हैं, सॉरी X और Z कर सकते हैं, Y नहीं कर सकता। X, Y, Z तीनों नहीं कर सकते। X, Y, Z नहीं कर सकते, नहीं X और Z कर सकते हैं, ये भी नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट। Mr. X, Mr. Z can recover their full money. कोई मोबाइल लग्जरीज में आता है, लग्जरीज में इसके बगैर जिंदगी गुजर, और इसके बगैर जिंदगी ज्यादा अच्छे तरीके से गुजर सकती है। 11 In case of non-gratuitous act or service, the obligation to pay arises if the following condition is satisfied. Non-gratuitous act की conditions: the thing must have been done or delivered lawfully, condition थी non-gratuitous act की। The person who had done or delivered the thing must not have intended to do so gratuitously. The person for whom the act is done must have enjoyed the benefit of the act. All of the above. 12 In quasi contract there are contractual obligations नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन 12। जी 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 पूछिए। फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है जो लॉ ने कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटी समटाइम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड गई होती है कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, इसके स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगवानी चाहिए। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट इन चीजों से रिलेट नहीं करता क्योंकि इसमें तो कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो लीगल फॉर्मेलिटी पूरा होने का सवाल ही नहीं होता। स्टैंप लगवाएंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट की? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टैंपिंग रिक्वायर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, रिटन फॉर्म में होना रिक्वायर्ड होता है। क्या कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में ये फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है? ये है लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब। याद है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने लास्ट एसेंशियल पढ़ा था लीगल फॉर्मेलिटी के नाम से, याद है? याद है किसी स्टूडेंट को? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट एसेंशियल हमने पढ़ा था लीगल फॉर्मेलिटीज का। स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर ये लीगल फॉर्मेलिटीज क्या चीज होती है? तो लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का रजिस्टर होना, उसका रिटन होना, इसका स्टैंप होना रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये चीजें कुजाई कॉन्ट्रैक्ट्स में रिक्वायर्ड नहीं है। खुजाई कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल फॉर्मेलिटी, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फॉर्मेलिटीज कौन सी पूरी करनी है? नहीं 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 नहीं, वो ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस है जो पे करना, ऑब्लिगेशंस। जी जी 5th MCQ में मार्केट प्राइस की बात जो उसने की थी, हाँ जी, तो मैंने बताया था कि रीजनेबल प्राइस मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है मार्केट प्राइस की निस्बत से। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट नहीं होती, जैसे एंटीक्स हैं, एंटीक्स होती हैं। हाँ? नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं ना कि लॉ ने वर्ड रीजनेबल क्यों यूज किया है, रीजनेबल क्यों यूज किया है, मार्केट प्राइस वर्ड यूज, हालांकि नॉर्मली मार्केट प्राइस को भी रीजनेबल समझा जाता है। आपने काउंटिंग पढ़ी है? अकाउंटिंग में आपने एक टर्म सुनी होगी मार्केट वैल्यू।
एक वेरी वेरी, शाबाश, पहुंच गए। दोनों में नॉर्मली दोनों इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू। लेकिन एडवांस लेवल पे जाके आप पढ़ेंगे कि फेयर वैल्यू ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। हाँ, नेसेसिटी के लिए रीजनेबल प्राइस, इसलिए हमने कहा रीजनेबल प्राइस। लॉ ने क्या दिया? रीजनेबल प्राइस। मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि शायद लॉ ने इस वजह से रीजनेबल प्राइस का वर्ड यूज किया, मार्केट प्राइस का वर्ड यूज नहीं किया। हालांकि ज्यादातर चीजों के केस में मार्केट प्राइस ही रीजनेबल प्राइस होती है, ठीक है। कुछ बात कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। अब मैं अगर एग्जांपल दूंगा ना, उस एग्जांपल से ही आपके सर में कई क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं एग्जांपल भी नहीं देना चाह रहा। ये मोबाइल लेके आया मैं 20,000 का साल पहले, फर्ज कीजिए, अब एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए, 20,000 का लेके आया। आज इन भाईजान ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। अब इस मोबाइल की लाइफ थी 2 साल, आज ये है 30,000 का। ये भाई मुझे कितने पैसे देंगे? 30। ये कहेंगे सर आपकी चीज थी नहीं 30, मार्केट प्राइस है 30,000, क्या 30,000 देना चाहिए? आप मोबाइल होल्डर बन के ना सोचे, वो बन के सोचे जिससे मोबाइल टूटा है। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप 20,000 भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 20,000 में से साल आप फायदा भी तो उठा चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस अलाउ करेगा क्या? अल्लाह कहेगा रीजनेबल प्राइस क्या है? टोटल 20,000, 2 साल लाइफ थी, आधा बेनिफिट उठा लिया, ला कहेगा 10,000 तकरीबन रीजनेबल है, 10,000 दो। मार्केट प्राइस ला अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। बस इससे ज्यादा एग्जांपल को आगे नहीं सोचना। अब आपने ये नहीं कहना सर ये तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ है ही नहीं, हमें तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ वाली एग्जांपल समझाए। जी क्लियर हो गया ये चैप्टर, इसको क्लोज कर दें। चलिए पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जी आज के लेक्चर में हमने 5 पेपर डिस्कस करने थे, 5 पेपर डिस्कस कर लिए, एमसीक्यूज डिस्कस करने थे वो भी कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ दे रहा हूँ। ये है एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8, और उसी लिहाज से एंड में जो कंसेप्ट होना चाहिए था वही है। वो क्या है? डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ द, इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एंड। जब कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी के राइट्स एंड लायबिलिटीज थे वो राइट्स एंड लायबिलिटीज ना रहे, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, राइट्स एंड लायबिलिटीज खत्म पार्टीज की, तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिस्चार्ज, मतलब एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके ये डिफरेंट मोड्स हैं, यानी एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक है हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया दोनों पार्टी, बिल्कुल ठीक, ये तो सबसे अच्छी बात है। जो जिसने वादा किया था पूरा किया, जिस पार्टी ने गुड डिलीवर करनी थी उसने गुड डिलीवर कर दी, जिसने पेमेंट करनी थी पेमेंट कर दी, कहानी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि म्यूचुअली पार्टी एग्री करें कि अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट हमने किया तो था और इरादा यही था उस वक्त इसको परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब हम दोनों पार्टीज मिलकर फैसला कर लेती हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। ए ने बी से उधार लिया था, एग्रीमेंट हुआ था कि वो वापस करेगा, बी ने ए के आगे हाथ पैर जोड़ दिए कि सर मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें। तो बी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, तुम्हें माफ किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। या फर्ज कीजिए ए ने बी के साथ गुड्स बाय करने का एग्रीमेंट किया था, अभी गुड्स डिलीवर नहीं की, उससे पहले दोनों पार्टीज आपस में एग्री कर लें कि ठीक है अब हमने ना तुमने गुड्स बेच दिया ना मैंने खरीदनी है। ये क्या है? म्यूचुअली एग्री। क्या पार्टीज म्यूचुअली एग्री करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती हैं? यानी ये इस तरीके से नहीं खत्म होगा, लेकिन पार्टीज सम टाइम ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म होता है और पार्टली अभी अनपरफॉर्म्ड होता है, लेकिन पार्टी एग्री कर लेती है कि इसको खत्म कर देना, ठीक है खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ये है म्यूचुअली एग्री। अच्छा ध्यान में रखिएगा वो एग्जांपल सिंगर वाली, 8 वीक्स के लिए एग्रीमेंट हुआ, अगर 8 वीक्स तक वो परफॉर्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट 8 वीक्स के बाद खत्म हो, परफॉर्मेंस हो, 6 वीक के बाद दोनों पार्टीज बैठ के एग्री करते हैं कि जी अब इतने कस्टमर्स नहीं आ रहे तो इसको खत्म करते हैं आप, और दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि ठीक है इसको खत्म कर देते हैं। ये क्या है? म्यूचुअली एग्री। ये नॉन परफॉर्मेंस होगी, इसमें पार्टली या फुली होगी नॉन, लेकिन दोनों पार्टी एग्री करते हैं, दोनों। ये ब्रीच नहीं है, ब्रीच में एक पार्टी तोड़ दिया लेकिन दूसरी पार्टी इंसिस्ट कर रही होती है परफॉर्म करो, ये ब्रीच नहीं है।
म्यूचुअली एग्री। इसमें तो कोई डैमेजेस वगैरह होंगे ही नहीं, अंडरस्टूड है। इसमें भी कोई डैमेजेस कंपनसेशन नहीं मिलती। जो पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ उसकी, जो पिछला पार्ट परफॉर्म हो चुका है ना उसकी कंपनसेशन मिलेगी, मतलब जो 6 वीक्स के लिए परफॉर्म उसकी, लेकिन आगे जो पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ उसकी कोई डैमेज होनी भी नहीं चाहिए ना, दोनों ने मिलकर एग्री किया। तीसरा तरीका है लॉ मना कर दे, इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी, 2 टर्म यूज करा। सब्सीक्वेंट, हाँ सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी या इम्पॉसिबिलिटी। लॉ ने कहा कि आज के बाद सिंगिंग जो है बैड, पाबंदी उसके ऊपर, कोई कंसर्न नहीं होगा अगले 3 महीने कोरोना की वजह से या किसी और वजह से, कोई कंसर्न नहीं होगा। इलीगैलिटी हो गई। या फर्ज कीजिए, क्या फर्ज करें, सिंगर की जुबान कट गई, नहीं ये ज्यादा हो गया, सिंगर का गला खराब हो गया, गला बैठ गया, गला खराब हो गया, इम्पॉसिबिलिटी, इलीगैलिटी या इम्पॉसिबिलिटी। इसकी इन दोनों केसेस में इनका इफेक्ट सेम है। इन दोनों केसेस में भी डैमेज, कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं होगा, डैमेज। मसला आता है तो इस केस में आता है, कौन सा केस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी विलफुली को जरूर, विलफुली के बगैर सही कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। विलफुली का मतलब क्या है, इरादतन, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े, इसके ऊपर अमल ना करे, इसे क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये चैप्टर हमें मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाएगा, चारों मोड समझा के ना फिर इसको आगे लेके चलेगा। क्यों भला इसको आगे ले, क्योंकि इसमें एक खास चीज है जो इन तीनों में नहीं है, डैमेजेस। कौन पे करेगा, जो पार्टी ब्रीच कर रही है वो पे। अच्छा मुझे बताइए, अगर सिंगर के साथ एग्रीमेंट हुआ 8 वीक्स का, 8 वीक्स पूरे हो गए, परफॉर्मेंस कर दी उसने, कौन सा केस है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बाय परफॉर्मेंस। अगर 6 वीक्स के बाद दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि अब रिस्पांस ठीक नहीं आ रहा कस्टमर्स का, अब बेहतर है कि इसको यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। और अगर एक पार्टी कहे कि मैंने अब से आइंदा से नहीं आना, दूसरी पार्टी कहे कि आओ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, पहली पार्टी कहे नहीं मैंने नहीं आना, और अगर ला 6 वीक्स के बाद ला कह दे कि अब पाबंदी लगी, खत्म, अब कोई सब्सिक्वेंटली, सिर्फ और सिर्फ इस केस में को लॉ डैमेजेस अलाउ करता है। इस केस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस केस में चूंकि दोनों पार्टी ने म्यूचुअली एग्री कर दिया, कोई डैमेजेस पे नहीं किए जाएंगे। इसमें पार्टी का फॉल्ट ही नहीं था। इसमें और इसमें फर्क यही है कि ये विलफुली ब्रीच होता है, ये भी ब्रीच, लेकिन विलफुली नहीं हुआ। एक तरह पार्टी का अपना तो कोई फॉल्ट नहीं था, लॉ ने कह दिया, या वो चीज जल गई, ऐसा हादसा हो गया, वो केस स्टडी में था ना, आग लगी थिएटर में और अब कोई कंसर्न नहीं हो सकता वहां पे, इम्पॉसिबल हो गया। तो ये इसमें भी कोई डैमेजेस पार्टी दूसरी को पे नहीं करती है, ध्यान में रखिएगा। अब ये ना सिंगर आगे कहे तुम्हारे तो एग्रीमेंट हुआ था 8 वीक्स का, तो अब 6 वीक्स के बाद आग लग गई, मुझे इससे क्या, मैं तो तैयार हूं ना सिंगिंग के लिए, तो या तो मेरे से सिंगिंग करवाओ या फिर मुझे उसके जुर्माना अदा करो, पैसे दो। लॉ कहते हैं कोई कंपनसेशन नहीं। इन जो दो वीक्स की परफॉर्मेंस नहीं है ना, इनकी कोई कंपनसेशन नहीं। फिर बता रहा हूं, जो प्रीवियस 6 वीक्स की परफॉर्मेंस है ना, उसकी कंपनसेशन हक है, वो तो मिलेगा। लेकिन अगर खुद से कह दिया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना एक पार्टी ने, ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई फर्क समझ आ गया? अच्छा नहीं, अभी कहानी बाकी है, अभी ठहर जा मेरे भाई। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे डैमेजेस। अच्छा डैमेजेस पे होंगे कितने? अब मैं आपको टाइप्स ऑफ डैमेजेस नहीं बता रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के जरिए से ये बताना चाह रहा हूं कि जिस पार्टी ने डैमेजेस क्लेम करने होते हैं ना, उसकी कोशिश होती है कि सब कुछ क्लेम कर ले, ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर ले, और जिसने पे करने होते हैं कम से कम। दोनों का जमीन और आसमान का फर्क होता है, तो नॉर्मली दोनों में झगड़ा होता है इस चीज के ऊपर, डैमेजेस कितने। इसीलिए कोर्ट ने कुछ रूल्स रखे हुए हैं, कुछ रूल्स रखे। अब मैं एग्जांपल देता हूं।
इन भाई के जान के साथ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में एग्री हुआ डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने इनको कहा कि आपने मुझे लकड़ी सप्लाई करनी है, मुझे लकड़ी सप्लाई करनी है 20 तारीख को, एग्रीमेंट कर लिया, 20 तारीख को नहीं आए, 20 तारीख को ये नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डैमेजेस पे करने चाहिए इनको। इन्होंने कहा मैं डैमेज पे करने को तैयार। मैंने कहा नहीं 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 भाई, डैमेज नहीं। क्यों? मैं असल में मैंने इससे फर्नीचर बनाना था अपने कस्टमर का, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये भाईजान कह रहे हैं लकड़ी की कीमत ले लो 10,000 रुपये मेरे से। मैं कहा नहीं 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 10,000 नहीं, मैंने इसी लकड़ी से एक कस्टमर के लिए फर्नीचर बनाना था, वो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुझे 50,000 मुनाफा होना था। अब मैं वो मुनाफा तो नहीं हासिल कर सका, तो मुझे तो 50,000 दो। उसने कहा यार मेरी बात सुन, एग्रीमेंट हुआ था 20 तारीख को चीजें डिलीवर करूंगा, मैं असल में इस वजह से नहीं डिलीवर की क्योंकि लकड़ी महंगी हो गई थी, तो मार्केट से मिल रही थी 30,000 की, मैंने सोचा था 20,000 के हिसाब से तुम्हारे से एग्रीमेंट किया था, 10,000 प्राइस का फर्क था, मैंने कहा मुझे 10,000 का घाटा होगा इसलिए मैंने लकड़ी सप्लाई नहीं की। तो चलो मैं मानता हूं मेरा फॉल्ट है, तुम मेरे से 10,000 पे जो प्राइस का फर्क है वो ले लो। भाई ऐसे ही होना चाहिए ना। मैंने अगर एग्रीमेंट किया इनसे मोबाइल खरीदने का, आज इन्होंने एग्रीमेंट किया कि 50,000 में मुझे मोबाइल देंगे, महीने बाद डिलीवरी होनी थी, महीने बाद मोबाइल की कीमत होगी 60,000, इन्होंने मुझे मोबाइल डिलीवर नहीं किया। आपके ख्याल में रीजनेबल डैमेजेस इनको क्या पे करने चाहिए? 50,000 60,000 के 10, वही जो प्राइस का फर्क है ना, ये भाईजान मुझे प्राइस का फर्क दे रहे हैं। मैं कहा नहीं नहीं 10,000 नहीं, मैंने तो उस लकड़ी से चीजें सप्लाई करनी थी, कॉन्ट्रैक्ट था, और मैं वो सप्लाई नहीं कर सका, कस्टमर नाराज होकर चला गया, उसके ऊपर 50,000 मुझे मुनाफा होना था, मुझे 50,000 भी दो। ये भाईजान तैयार हो गए, इसका फर्ज कीजिए कि चले ये 10,000 ये भी, ये 50,000 और ले। मैंने कहा नहीं नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। क्या भाई, मार्केट में कस्टमर जो मुझे बुरा भला कहता गया, गालियां निकालता बाहर गया, इर्द गिर्द के लोगों ने सुनी, तो मैं तो मार्केट में किसी को सारी जिंदगी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब मेरा तो उस दुकान में बैठने को दिल नहीं करता, तो मैं सारी जिंदगी में जितना बिजनेस करता और मुझे उसका जितना प्रॉफिट होता, सारा प्रॉफिट दो मुझे, सारा प्रॉफिट दो मुझे। अब देखिए मैंने केस फाइल कर, मैं तो इसी तरह केस फाइल करूंगा, ठीक है। ये 3 तरह के डैमेजेस समझ आए। पहले वाले को लॉ कहता है ऑर्डनरी, प्राइस का फर्क, ऑर्डनरी डैमेजेस, जो आप भी एग्री करते हैं कि रीजनेबल है, यानी प्राइस का फर्क है। अगर इन भाईजान ने चीज महंगी होने की वजह से कोई चीज सप्लाई नहीं की ना, तो प्राइस का फर्क पे कर दें, ऑर्डनरी डैमेजेस पे कर दें। क्या इनके चीज सप्लाई ना करने की वजह से जो मेरा एक 50,000 प्रॉफिट वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से गया है, क्या वो भी इन्हें पे करना चाहिए? वो भी इन्हें पे, वो है स्पेशल डैमेजेस, वो है स्पेशल डैमेजेस। लॉ कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इनको बताया गया होता ना कि तुमने लकड़ी सप्लाई ना की ना, मैं लकड़ी का ये इस्तेमाल करने लगा, सप्लाई ना की तो मेरा 50,000 का नुकसान हो जाएगा, तो फिर ये 50,000 भी देंगे अगर बताया था। यानी ऑर्डनरी डैमेजेस इन एनी केस अलाउ होगा, चाहे बताया है चाहे नहीं बताया। स्पेशल डैमेजेस उस सूरत में अलाउ होगा अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो तीसरे वाला है कि सारी जिंदगी के लिए गुडविल और ये, इसको ला कहता है रिमोट टू रिमोट डैमेजेस, इसको ला कभी अलाउ नहीं करता। क्लियर? एक और एग्जांपल सुनिए। एक बंदे ने इंटरव्यू देने के लिए जाना था कराची, उसके बाद बिजनेस डीलिंग थी, इंटरव्यू नहीं बिजनेस डीलिंग थी। उसने टैक्सी वाले, ये रियल केस है, टैक्सी वाले को बुलाया और टैक्सी वाले से कहा सुबह 9 बजे होटल में पहुंच जाना। तो मैंने एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से मैंने जाना है कराची, लाहौर एयरपोर्ट पे है वो इस वक्त, कराची, वहां मेरी एक बिजनेस डीलिंग होगी, ठीक है, और बिजनेस डीलिंग करके वापस आना है, बस इतना बताया। अब टैक्सी वाला लेट पहुंचा, टैक्सी वाला लेट पहुंचा, ये भाईजान की फ्लाइट मिस हो गई। अगली फ्लाइट पे कराची पहुंचे लेकिन वो पार्टी इंतजार करके जा चुके थे। इन्होंने वापस आके टैक्सी वाली कंपनी पे केस, अच्छा मुझे ये बताइए केस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ होगा कि टैक्सी वाली कंपनी के खिलाफ? कंपनी, याद रखे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो जो केसेस किए जाते हैं वो एम्प्लॉयज के खिलाफ नहीं किए जाते। किन के खिलाफ किए जाते? एम्प्लॉयर के खिलाफ। टैक्सी कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। केस में उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा पहली चीज टैक्सी स्किप हुई, ठीक है, इसकी वजह से मैं लेट पहुंचा, मेरे पास पहली फ्लाइट का टिकट था,
मुझे दूसरी फ्लाइट का टिकट बाय करना पड़ा, ठीक है, टिकट की प्राइस दीजिए, पहले टिकट की प्राइस 50,000 फर्ज कीजिए। दूसरे नंबर पे उसने कहा मेरी जो बिजनेस डीलिंग थी ना, इसमें मुझे 5 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, बिजनेस डीलिंग नहीं हो सकी, 5 लाख का प्रॉफिट, मेरा नुकसान हुआ 5 लाख। दूसरी उसने डैमेजेस क्लेम किए 5 लाख का प्रॉफिट। तीसरा उसने कहा अब इसकी वजह से ये बिजनेस, मेरा सारा बिजनेस इस डील के ऊपर डिपेंडेंट था, मेरे ऊपर ऑलरेडी कर्जों का बड़ा बोझ था, अगर ये बिजनेस, और मुझे बैंक ने वार्निंग दी हुई थी 1 महीने के अंदर अंदर पैसे अदा ना किए तो वो मेरी सारी जायदाद जो है वो उसको सेल कर देगा। तो इस डील हो जाती, मुझे एडवांस मिलता, मैं बैंक का लोन पे कर देता। अब इसकी वजह से मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, दिवालिया हो गया हूं, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। तो मुझे सारी जिंदगी की कमाई इससे कैलकुलेट करके वो 5 करोड़ रुपया वो दी जाए। 3 चीजें क्लेम। अच्छा मुझे बताइए, लॉ पहली वाले डैमेजेस जो क्लेम किए गए हैं इसको क्या कहता है? ऑर्डिनरी डैमेजेस। दूसरे वाले को कि 5 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट था, स्पेशल डैमेजेस। और तीसरे वाले टू रिमोट, उसको कितने पैसे मिले होंगे? सिर्फ टिकट के पैसे। क्यों? अच्छा वो जो डील वाले पैसे क्यों नहीं मिले? स्पेशल डैमेजेस क्यों नहीं लागू हुए? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया नहीं था। और टू रिमोट अगर बताया भी होता ना, लॉ फिर भी नहीं इसको एक्नॉलेज करता। लॉ कहता है ये कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, ये कोई नुकसान। तो ये इसके अलावा भी इक्का दुक्का और डैमेजेस की टाइप्स आएंगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मकसद सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना था जी। हाँ, उसने ड्राइवर को यह बताया था कि मैंने बिजनेस डीलिंग के लिए जाना है, लेकिन उस बिजनेस डीलिंग की नेचर क्या थी, उसमें कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, वो नहीं बताया था, वो नहीं बताया था। अच्छा, तो इस जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट चैप्टर, वो 2 चीजें डिस्कस करता है। कौन कौन सी? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस। डिस्चार्ज के डिफरेंट मोड्स बताता है, सिर्फ एक मोड में कहता है डैमेजेस मिलेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर उसके बाद डैमेजेस की टाइप्स बताता है और हर टाइप के साथ कंडीशन बताता है कि ये डैमेज रिकवर करवाना है तो ये कंडीशन होगी, ये डैमेज रिकवर करवाना है ये कंडीशन। खास तौर पे स्पेशल डैमेज की कंडीशन ध्यान में रखिएगा, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज को पता होना चाहिए। स्पेशल डैमेज की कंडीशन है, ऑर्डिनरी डैमेज की कोई कंडीशन नहीं है। और टू रिमोट डैमेजेस अलाउ ही नहीं होंगे। क्लियर? बाकी इसकी फर्दर डिस्कशन इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। बुक ले लीजिएगा, कल आपने बुक लेके आना। आज के लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।